Welcome to the channel, students. My name is Amit Varidi Kelor. Just to remind you, because it's already been 10 days, we are doing this modern history old NCERT, which as I've already confirmed to you कि अगर हमें हिस्ट्री पढ़नी है यूपीएससी के लिए, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए सिर्फ और सिर्फ दो बुक्स की जरूरत होती है. एक तो सबसे पहले ओल्ड एनसीईआरटी एंड अनदर वन शैल बी दी स्पेक्ट्रम, जिसको हम यूज कर सकते हैं वो वाले चैप्टर करने के लिए जो कि एनसीईआरटी में नहीं दिए हुए हैं. Now a lot of us wants to skip the NCERT और सीधा स्पेक्ट्रम पे जंप करना चाहते हैं. बट रिमेंबर कि यूपीएससी पिक्स अप द क्वेश्चंस फ्रॉम द एनसीईआरटी, राइट? तो ज्यादा एडवाइजेबल होगा कि अगर आप एनसीईआरटी को डायरेक्टली करने की कोशिश करें तो इट वुड बी जस्ट मोर यूजफुल एंड मोर प्रोडक्टिव. नाउ दिस इज द लेक्चर नंबर 3 ऑफ द सीरीज. पहले दो लेक्चर हम कर चुके हैं. आज का जो हमारा पर्पस है दैट वुड बी द राइज एंड द फॉल ऑफ द मराठा पावर, राइट? जस्ट टू गिव यू अ स्मॉल रिवीजन व्हाट वी हैव ऑलरेडी डन बाय नाउ, उसके बारे में मैं एक बार बता देता हूं. हमारा जो पहला चैप्टर है मॉडर्न हिस्ट्री का दैट पर्टेन्स टू द डिक्लाइन ऑफ द मुगल पावर, राइट? डिक्लाइन ऑफ द मुगल्स. डिक्लाइन ऑफ द मुगल्स के बाद देयर इज अ पैरेलल चैप्टर विद दिस कि जब मुगल्स डिक्लाइन हो रहे थे तो उस समय कौन कौन सी रीजनल पावर्स जो थी वो राइज पर थी, रीजनल पावर्स जो कि राइज कर रही थी. नाउ वी हैव ऑलरेडी डन सम ऑफ देम, मतलब कि जो बेसिकली जो दूसरे वाली इंपॉर्टेंट वाली थी वो हम सारे के सारे कर ही चुके हैं. हमारे पास सिर्फ एक लास्ट बची हुई है मराठास. तो जब मुगल्स डिक्लाइन हो रहे थे तो दो प्रकार के रीजनल पावर्स ग्रो कर रहे थे. एक तो जो मुगल्स के प्रोविंसेस थे, उन प्रोविंसेस के नवाब्स ने और निजाम ने उसको अपने स्टेट को इंडिपेंडेंट बना लिया. एंड देन देयर वर अदर काइंड ऑफ द स्टेट्स जो कि रिबिलियन स्टेट्स थी. रिबिलियन स्टेट्स का मतलब कि दे यूज्ड टू वेज वॉर्स एंड बैटल्स अगेंस्ट द मुगल एम्पायर, और धीरे धीरे मुगल एम्पायर को डिसइंटीग्रेट करके वो जो टेरिटोरियल एरिया था वो इन्होंने अपने खुद के एम्पायर में मिला लिया. तो सबसे पहले जो चार प्रोविंशियल स्टेट्स हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हैं दैट इज दी हैदराबाद. एक मुगल का वजीर था असफ जहां, ही बेसिकली वेंट टू द साउथ एंड वहां पर उसने अपना एक इंडिपेंडेंट स्टेट बना लिया हैदराबाद. उसी का एक सब प्रोविंस यानी कि एक सूबा जो था दैट वाज दी कार्नेटिक. कार्नेटिक के नवाब ने भी धीरे धीरे अपनी पूरी की पूरी इंडिपेंडेंस जनरेट कर ली एंड जो नवाबशिप थी उसको हेरिडिटरी कर दिया था. इसके अलावा दो और इंपॉर्टेंट प्रोविंसेस है दैट इज द बंगाल एंड द अवध. बंगाल के नवाब और अवध के नवाब भी एक प्रकार से मुगल्स के प्रोविंसेस हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे वो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट हो, राइट? देन इसके साथ साथ तीन और इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं, दोज आर कॉल्ड एज द रिबिलियस स्टेट्स. रिबिलियस स्टेट्स मतलब कि मुगल इन्फ्लुएंस में नहीं आते थे, लेकिन ये इंडिपेंडेंटली मुगल से बेसिकली अलग होकर एक अलग किंगडम बना लिया. सबसे इंपॉर्टेंट उसके अंदर है मैसूर, दूसरा है एक सिख एम्पायर एंड द थर्ड वन विच विल बी डूइंग राइट नाउ वुड बी दी मराठास. ये मराठास जो स्टेट थे. तो द पॉइंट ऑफ स्टडिंग दिस स्टेट इज दैट कि ये जो 1700 से लेके 1800 के समय में भारत के अगर प्रेजेंट डे ज्योग्राफी को देखोगे तो इंडिया और पाकिस्तान का जो मैप है उसके अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट रीजनल किंगडम्स होते थे. अब इनके अलावा कुछ छोटे छोटे और भी हैं जैसे कि बंगश पठान और रोहिलखंड. उसके बाद जाट जो कि दिल्ली के आसपास के इलाकों में उनका एक किंगडम हुआ करता था, और राजपूताना स्टेट्स. जनरली वो एक प्रकार से पहले मुगल इन्फ्लुएंस पे आते थे, लेकिन मुगल्स के डिक्लाइन होने के ऊपर उनके बाद वो थोड़े थोड़े से इंडिपेंडेंट हो गए. नाउ हम ये सारे के सारे स्टेट कर चुके हैं, लेकिन आज का जो हमारा मेन फोकस होगा दैट वुड बी पर्टेनिंग टू दी मराठास. मराठास को हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द मुगल मराठास इंडिया की सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल और मिलिट्री पावर बनकर उभरे थे एंड दे हैड द पोटेंशियल कि वो पूरे के पूरे मुगल पावर को रिप्लेस भी कर सके. हाउएवर एज द हिस्ट्री हैपेंड दिस वाज नॉट मेंट टू बी. तो एक बार वो पूरा का पूरा समझते हैं कि हुआ क्या था और अपनी बुक के हिसाब से, राइट? द थिंग इज दैट कि जितना भी जो सबसे ज्यादा चैलेंज था मुगल पावर को जब मुगल पावर डिके हो रही थी तो दैट केम फ्रॉम द मराठा किंगडम. ऐसा माना जाता है हिस्टोरियन के द्वारा कि दे अलोन हैड द स्ट्रेंथ जो कि बेसिकली मुगल पावर के द्वारा क्रिएटेड वैक्यूम को बेसिकली फिल कर सकते थे. मोर ओवर मराठास के काफी सारे से ब्रिलियंट कमांडर्स और स्टेट्समैन भी हुए थे, यानी कि उनके पास पूरी की पूरी एबिलिटी थी. पर मराठा सरदार के साथ एग्जैक्टली सेम प्रॉब्लम थी जो कि बेसिकली मुगल्स के साथ थी. मुगल्स भी बेसिकली यूनाइट नहीं हो पाए, और मुगल्स के डिक्लाइन के समय में जो बड़े बड़े अलग अलग पावरफुल नोबल्स थे वो इंटरनल फाइटिंग में ज्यादा बिजी रहे रादर देन एक्चुअली हैंडलिंग द एक्सटर्नल चैलेंजेस और एक्सटर्नल इन्वेजन्स. सिमिलरली उनके पास मराठास के पास एक कोई स्पेसिफिक आउटलुक या प्रोग्राम नहीं था पैन इंडिया का जो कि एक पूरा का पूरा एम्पायर बना सके. हेंस सैडली दे failed to actually replace the Mughals, and rather than the Mughals or the Marathas, it is the British East India Company that ended up controlling the whole continent. They did, however, succeeded in waging wars against the Mughal Empire till they completely destroyed it. अब इसके लिए मैं एक छोटा सा कॉन्टेक्स्ट देता हूं जो चीजों को समझने में आपको थोड़ी सी ज्यादा हेल्प करेगा. सबसे पहले एक बात अंडरस्टैंड करना कि मुगल्स 1707 के बाद डिक्लाइन होना स्टार्ट होते हैं.
1707 से लेके 1760 तक, ये 1707 से लेके जो 1760 का समय है, 1761 टू बी मोर प्रिसाइज, दिस इज द राइज ऑफ द मराठास। यहां पर जो मराठा एम्पायर है वो एक छोटे किंगडम से पूरे के पूरे पैन इंडिया एम्पायर में कन्वर्ट हो जाता है। एंड देन उसके बाद ये स्लोली स्लोली डिक्लाइन करना स्टार्ट कर देते हैं इंटरनल प्रॉब्लम्स की वजह से। नाउ हम 1707 के अंदर औरंगजेब की डेथ से मुगल्स का डिक्लाइन स्टार्ट करते हैं। साइमल्टेनियसली एट दैट टाइम मुगल्स के कैप्टिविटी में जो मराठास के छत्रपति होते हैं साहू जी, वो रिलीज कर दिए जाते हैं। तो जस्ट गिव यू अ स्मॉल कॉन्टेक्स्ट अबाउट इट, द मराठा एम्पायर वाज फाउंडर बाय द शिवाजी। ठीक है, शिवाजी जो थे वो मराठा एम्पायर के फाउंडर थे और पहले छत्रपति थे, यानी कि पहले किंग थे। छत्रपति के बेटे थे संभाजी। नाउ अगर आप में से किसी को याद नहीं हो तो अभी रिसेंटली एक मूवी आई थी जिसका नाम है छावा, विकी कौशल की जो मूवी है वो संभाजी के ऊपर बेस्ड थी। सो अगर किसी को याद करने के लिए, नो नॉट धावा, इट्स छावा। छावा। संभाजी के बेटे जो थे, दैट वाज हिज नेम वाज साहू जी। ठीक है, तो संभाजी की डेथ के ऊपर साहू जी 1689 में औरंगजेब ने कैप्चर कर लिया था और औरंगजेब की कैप्टिविटी में थे ये 1689 से 1707 तक। ड्यूरिंग दैट टाइम मराठास के छत्रपति कौन है? शिवाजी के दूसरे बेटे राजा राम। राजा राम बेसिकली शिवाजी के दूसरे बेटे हैं संभाजी के अलावा। तो जब जो एक्चुअल एयर है, जो बेसिकली छत्रपति बनना था, वो बेसिकली जब औरंगजेब के द्वारा पकड़ लिया जाता है, कैप्टिविटी में रख लिया जाता है, तो उनके बेटे शिवाजी के दूसरे बेटे राजा राम जो है वो बेसिकली छत्रपति बन जाते हैं। नाउ राजा राम जी की डेथ हो जाती है 1700 में। एंड सिंस 1700 से लेके 1707 तक जो मराठा एम्पायर को लीड कर रहा है, दैट इज द वाइफ ऑफ राजा राम, ताराबाई। ताराबाई ताराबाई इज ए रिजेंट। रिजेंट का मतलब क्या होता है? रिजेंट वो होता है जो कि किसी राजा के नाम पर राज कर रहा है। तो ओरिजिनल जो छत्रपति है दैट इज द शिवाजी टू, बट बिकॉज ही इज वेरी यंग, वो अभी काफी छोटा है, तो उनके नाम पे ताराबाई जी बेसिकली मराठा एम्पायर को लीड कर रही हैं ऑन द सन ऑफ द राजा राम एंड ताराबाई। तो जब 1707 में साहू जी को बेसिकली मुगल एम्पायर से छोड़ दिया जाता है तो वो वापस अपनी कैपिटल में जाते हैं। छत्रपतियों की कैपिटल कौन सी है? दैट इज दी सतारा इन महाराष्ट्र। एंड ताराबाई जी की जो बेस है जहां पर वो फंक्शन करती है, दैट इज दी कोल्हापुर। तो इन एसेंस देर इज बेसिकली अ challenge of power कि who would become the next king, who would become the छत्रपति between the साहूजी and ताराबाई after साहूजी is released from the captivity of the औरंगजेब। इसकी वजह से इन दोनों के बीच में एक काइंड ऑफ सिविल वॉर स्टार्ट हो जाता है मराठा एम्पायर के बीच में, जिसमें फाइनली शाहूजी विनर होते हैं और वो छत्रपति बन जाते हैं। सो जस्ट टू गेट यू दिस कॉन्टेक्स्ट, इसके बाद हम पहले अंडरस्टैंड करते हैं। साहूजी शिवाजी जी के ग्रैंडसन हैं और वो औरंगजेब के प्रिजनर थे 1689 से। Now, औरंगजेब ने उनको अच्छी तरह से ट्रीट किया था, उनकी मदर को भी अच्छी तरह से ट्रीट किया था विद ऑनर एंड कंसिडरेशन, बेसिकली अंडर दिस आइडिया कि हो सकता है कि आगे कभी फ्यूचर में वो एक पॉलिटिकल अग्रीमेंट के बीच, मराठास और मुगल्स के बीच में पॉलिटिकल अग्रीमेंट पे बीच पहुंच जाएंगे। लेकिन औरंगजेब की डेथ के बाद जब साहू जी को रिलीज किया जाता है तो एक सिविल वॉर ब्रेकडाउन हो जाती है। साहू जहां सतारा से ऑपरेट करते थे एंड ताराबाई जो कि कोल्हापुर से ऑपरेट करती थी, जो कि पिछले 7 साल से एंटी मुगल स्ट्रगल को क्या नाम है लीड कर रही थी आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड राजा राम। अब उनका मेन पर्पस था कि वो मुगल के अगेंस्ट इस स्ट्रगल को लीड कर रही हैं, ताकि आफ्टर ए वाइल जब शिवाजी टू जो है वो अगर ग्रो करेंगे तो वो बेसिकली मराठास के छत्रपति बन जाएंगे। नाउ मराठा सरदार जैसे ही जब ये दो सिविल वॉर, दो अलग अलग ग्रुप्स बन गए, तो अलग अलग लोगों की जगह अपने अपनी चॉइस के हिसाब से अलाइन करने लगे। दे बिगिन टू साइड विद वन पावर, विद वन कंटेंडर और द अदर। और इसी अपॉर्चुनिटी को, जब इंटरनल घर के अंदर लड़ाई होती है, तो इसी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा के बेसिकली अपने अपने इंसेंटिव्स निकालने लग गए। तो दोनों के दोनों जो कंटेंडर थे पावर के, कुछ लोग जो ये मराठा सरदार थे, कभी कभी जरूरत पड़ने पर जो मुगल वाइसरॉय था, यानी कि जो उस समय निजाम था हैदराबाद का, उसके साथ भी बेसिकली कुछ ना कुछ अग्रीमेंट कर लेते थे। नाउ इस कॉन्फ्लिक्ट में, साहू के कॉन्फ्लिक्ट में और ताराबाई के कॉन्फ्लिक्ट में, एक नया सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट आता है मराठा गवर्नमेंट का, अंडर द लीडरशिप ऑफ द बालाजी विश्वनाथ, द पेशवा ऑफ द किंग साहू। राइट? तो साहू जो किंग हैं, जब ये रिलीज होते हैं तो इनका एक इंपॉर्टेंट लीडर है, इनका एक इंपॉर्टेंट प्राइम मिनिस्टर है, जिनका नाम है बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ, ही इज द पेशवा ऑफ द एम्पायर।
ये पेशवा है एम्पायर के, एक प्रकार से जो मराठा किंगडम का जो किंग होता है उसका जो प्राइम मिनिस्टर या फिर चीफ मिनिस्टर आप कह सकते हो, यानी कि द सेकंड पर्सन इन कमांड ऑफ द मराठास। नाउ मराठास के इतिहास को टोटल दो भागों में बांटा जाता है। सबसे पहले वाला भाग है छत्रपतियों का, इनिशियल वाला, और दूसरा वाला भाग है जो कि है पेशवा डोमिनेशन का। तो एक प्रकार से जब मराठा एम्पायर स्टार्ट हुआ था तो छत्रपति जो थे यानी कि जो किंग है वो बेसिकली डोमिनेट करता था, एंड ही वाज द ऑल पावरफुल। दिस वाज द टाइम ऑफ द शिवाजी, संभाजी एंड द राजा राम। बट उसके बाद जब साहू जी छत्रपति बनते हैं तो पेशवा जो होते हैं वो ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं, एंड स्लोली स्लोली पेशवा की जो पोजीशन है वो हेरिडिटरी हो जाती है। अगर आप ध्यान से सोचें तो इन थ्योरी किंग इज द पर्सन जो कि हेरिडिटरी होता है, राइट। मोनार्की हेरिडिटरी हो सकता है, राजा का बेटा राजा बन सकता है, लेकिन उसके जो मिनिस्टर्स हैं जैसे कि पेशवा की तरह जो हो गए, पेशवा एक मिनिस्टर होता है। अगर जो पेशवा होगा तो वो अपना राजा अपनी मर्जी से चुनेगा या राजा अपनी मर्जी से उसको अपॉइंट करेगा। हावेवर आफ्टर 1713 जब बालाजी विश्वनाथ पेशवा बनते हैं तो उनकी पोजीशन और उनकी पावर इतनी ज्यादा हो जाती है कि 1720 में उनकी डेथ होने के बाद उन्हीं के बेटे को पेशवा बना दिया जाता है और पेशवा एक हेरिडिटरी पोजीशन हो जाती है। फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स मराठास जो हैं उसके जो सबसे एक्चुअल में जो प्रैक्टिकल रूलर हैं, जो प्रैक्टिकल पावर होल्डर है, दैट बिकम्स है पेशवा। नाउ यहां पर अगर हम देखें बालाजी विश्वनाथ, ही वाज अ ब्राह्मण जो कि बेसिकली एक रेवेन्यू ऑफिशियल्स की तरह अपनी क्या नाम है करियर की जर्नी स्टार्ट की थी, एंड ही रोज अप इन दी पोजीशन अगेन एंड अगेन। ही रेंडर्ड साहू लॉयल एंड यूजफुल सर्विस इन सप्रेसिंग हिज एनिमीज। उन्होंने सारे के सारे मराठा सरदार को कन्विंस कर लिया कि साहू जी जो हैं वो एक्चुअली में सही छत्रपति हैं, उन्हीं को सपोर्ट कीजिए और उसी के बेसिस पे बेसिकली आपको और भी ज्यादा बेनिफिट और भी ज्यादा प्रिविलेजेस मिलेंगे। ही एक्सेल्ड इन डिप्लोमेसी, एंड बड़े बड़े मराठा सरदार को उन्होंने साहू के साथ मिला लिया, साहू के सपोर्ट में, साहू जी के छत्रपति के क्लेम के सपोर्ट में मिला लिया। नाउ इन 1713 में साहू जी मेड हिम पेशवा, एंड पेशवा का मतलब मुख्य प्रधान या फिर चीफ मिनिस्टर, आप कुछ भी कह सकते हो इसको। आप इसको अंडरस्टैंड करें तो बेसिकली प्राइम मिनिस्टर की तरह भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। दिस इज अ सिस्टम जो कि बेसिकली आज भी फॉलो होता है। लाइक इंडिया में इसको थोड़ा सा डेमोक्रेटिकली फॉलो किया जाता है कि प्रेसिडेंट एक्चुअल में एग्जीक्यूटिव हेड होता है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर जो होता है उसके पास रियल पावर होती है। और एग्जैक्टली सिमिलर सिस्टम इस समय ब्रिटेन में फॉलो होता है। ब्रिटेन में एक मोनार्क है परंतु उसके पास पावर नहीं है, वो एक सिंबॉलिक किंग है, लेकिन एक्चुअल जो पावर है वहां पे ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर पे होती है। नाउ पहले अगर स्टार्टिंग में बात करें तो इनिशियल जो पीरियड है मराठास का उसमें छत्रपति जो किंग होता था उसके पास एक्चुअल पावर होती थी। बट सिंस द अपॉइंटमेंट ऑफ द पेशवा 1713 से 1720 के बीच में जो बालाजी विश्वनाथ जी जो पेशवा होते हैं, ही बेसिकली एंड्स अप होल्डिंग ऑल दी पावर। तो इनके पास एक्चुअली में सारी की सारी पावर यहां पर आ जाती है। नाउ बालाजी विश्वनाथ ग्रेजुअली साहू के पूरे की पूरी होल्ड को कंप्लीटली कोर करते हैं और सारे के सारे मराठा सरदार को अपने कंट्रोल के अंदर ले आते हैं, एक्सेप्ट महाराष्ट्र का जो एक रीजन था कोल्हापुर वाला, जहां पे राजा राम के डिसेंडेंट रूल करते रहते हैं काफी लंबे समय तक। तो अगर मैं आपको एक बार मैप दिखाने की कोशिश करूं, दिस इज द एग्जैक्ट मैप व्हिच यू कैन सी। नाउ दिस मैप विल मेक यू स्लाइटली सम थिंग्स क्लियर हियर। देखो ये पूरा का पूरा जो मैप है, दिस इज द मराठा कॉन्फेडरेसी। मराठास जो है वो एक सिंगल एम्पायर नहीं है, रादर छोटे छोटे किंगडम्स का जोड़ के मिल के बेसिकली बना हुआ एक कॉन्फेडरेसी है, एक कॉन्फेडरेशन है। यानी कि देयर आर स्मॉल किंगडम्स, दिस इज कंट्रोल्ड बाय अ सेपरेट मराठा सरदार, दिस इज कंट्रोल्ड बाय अ सेपरेट मराठा सरदार, दिस इज कंट्रोल्ड बाय अ सेपरेट मराठा सरदार, बट दे आर टुगेदर इन काइंड ऑफ अ कोएलिशन। तो यहाँ पे जो सतारा जो है, दिस इज द एरिया ऑफ द सतारा। यहाँ पे छत्रपति रहते हैं, साहू जी। कोल्हापुर का जो ये एरिया है यहाँ पर ताराबाई रहती है जो कि एक पुराने छत्रपति जी की वाइफ है और अपने बेटे के पावर को क्लेम कर रहे हैं। वंस साहू जी बिकम्स पावरफुल, ही बिकम्स द छत्रपति, तो इनके जो पेशवा थे, इनके जो प्राइम मिनिस्टर थे, वो ऑफिशियली पावर होल्ड करना स्टार्ट कर देते हैं। और जो ये साउथ का रीजन है यहाँ पर राजा राम के डिसेंडेंट्स बेसिकली कंटिन्यू करते हैं अपने एक छोटे से किंगडम के अंदर। नाउ Right. Now, Balaji Vishwanath took full advantage of internal conflicts of Mughal officials to actually increase his power and Maratha power also. He induced Zulfikar Khan to pay the Chauth and the Sardesh Mukhi of the Deccan, and in the end, he signed a pact with the Sayyid brothers also. ये 1713 से 1720 के बीच में अगर आप नोटिस करेंगे, जब हमने मुगल पावर्स के डिक्लाइन के बारे में पढ़ा था, तो 1712 में औरंगजेब के बेटे बहादुर शाह की डेथ होने के बाद उसका बेटा जहंदर शाह एम्परर बना था। नाउ जहंदर शाह एम्परर बना था जुल्फिकार खान, जो कि एक उस समय का पावरफुल नोबल था, उसके सपोर्ट से। नाउ 1713 में सैयद ब्रदर्स के सपोर्ट से एक नया एम्परर फरुखशियार बना दिया गया था। तो एक्चुअली में जो मुगल एम्परर्स थे, दे वर बीइंग कंट्रोल्ड बाय द नोबल्स, द जुल्फिकार खान एंड द सैयद ब्रदर्स।
जो बालाजी विश्वनाथ हैं उन्होंने दोनों के दोनों जो ये नोबल्स थे जुल्फिकार खान और सैयद ब्रदर से इस प्रकार का अग्रीमेंट किया था कि जितना भी साउथ का मुगल एम्पायर का एरिया था उसका चौथ और सरदेशमुखी, चौथ यानी कि 1/4 ऑफ द टैक्स एंड सरदेशमुखी दी 10% सेस ओवर द टैक्स, इसको कलेक्ट करने का जो अधिकार था वो मराठास को मिल गया था। नाउ बालाजी विश्वनाथ ने इस पावर को थोड़ा सा यूज किया अपनी पावर को कंसोलिडेट करने के लिए। अलग अलग मराठा सरदार को उन्होंने बेसिकली लैंड दी और उस पे इसके बहाने बेसिकली इस प्रिविलेज के बहाने, इस लेवरेज के बहाने उन्होंने अपनी लॉयल्टी भी बेसिकली बनाना स्टार्ट कर दी। जितनी भी टेरिटरीज जो कि पहले शिवाजी के किंगडम के अंडर में आती थी और औरंगजेब ने बेसिकली उनको कैप्चर कर लिया था, एट द टाइम ऑफ द साहू जी इट वाज रिस्टोर्ड टू साहू एंड चौथ और सरदेशमुखी जो था डेक्कन का वो बेसिकली मराठास को वापस दे दिया गया। इन रिटर्न साहू जो कि ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर चुके थे नॉमिनली मुगल्स की सुजेरिटी, ही अग्रेज टू प्लेस कि एक 15,000 कैवेलरी ट्रूप जो होगा वो मुगल्स के लिए जब भी जरूरत पड़ेगी तो उनको मिल जाएगा। फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स हम धीरे धीरे देखेंगे कि 1740 या 1750 के बाद मराठा एम्पायर ने पूरे के पूरे मुगल एम्पायर की प्रोटेक्शन का भी बेसिकली जिम्मा अपने ऊपर ले लिया था। नाउ प्रिवेंट रिबेलियन एंड प्लंडरिंग इन डेक्कन एंड टू पे एन एनुअल ट्रिब्यूट टू दी 10 lakhs। तो एक प्रकार से जब साहू जी छत्रपति बन जाते हैं तो एक तो सारे के सारे मराठास के जो सरदार हैं वो कंट्रोल करके बेसिकली बालाजी विश्वनाथ के अंडर में एक प्रकार से सबॉर्डिनेशन में आ जाते हैं और साथ ही साथ मुगल एम्पायर्स के साथ भी अग्रीमेंट साइन हो जाते हैं चौथ और सरदेशमुखी के, एंड वो काइंड ऑफ एक नॉमिनल सुजर्निटी मान लेते हैं कि मुगल एम्परर हैं बट वी विल हैंडल दिस होल डेक्कन प्रोविंस और हम इसका एक एनुअल ट्रिब्यूट दे दिया करेंगे टैक्स कलेक्ट करके। 1790 में बालाजी विश्वनाथ जो कि मराठा फोर्स के हेड थे, उन्होंने सैयद हुसैन अली खान को दिल्ली जाए और सैयद ब्रदर्स को फर्रुखशियार को ओवरथ्रो करने में भी हेल्प की। नाउ सैयद ब्रदर्स फर्रुखशियार को ओवरथ्रो करने के बाद क्विक सक्सेशन में 2 एम्परर बनाते हैं जिनकी जल्दी जल्दी डेथ हो जाती है और उसके बाद एक तीसरे वाला बनाते हैं जिसका नाम है मोहम्मद शाह जो कि 1719 से 1748 तक मुगल एम्परर था। एट दिल्ली दी अदर मराठा सरदार्स आल्सो सॉ कि बेसिकली इस समय मुगल एम्पायर कितना वीक हो चुका है कि जब एम्परर्स जो हैं वो बेसिकली नोबल्स के द्वारा बनाए जाते हैं। Now, for the efficient collection of the Chauth and Sardeshmukhi, बालाजी विश्वनाथ असाइन दी सेपरेट एरियाज टू दी मराठा सरदार्स। अलग अलग मराठा सरदार्स को अलग अलग एरिया असाइन कर दिया गया। स्पेसिफिकली दिस सिस्टम ऑफ द असाइनमेंट ऑफ द चौथ एंड सरदेशमुखी इंक्रीज्ड द पावर ऑफ द बालाजी विश्वनाथ। वो पावर मिल गई उनकी स्पेसिफिकली पेट्रोनेज की वजह से। तो व्हेन वी से कि छत्रपति से ज्यादा पावरफुल जो है वो पेशवा होने लगे थे, वो इस वजह से होने लगे थे क्योंकि पेशवा के पास इस बात की अथॉरिटी आ गई थी कि कौन सा एरिया किस मराठा सरदार को दिया जाएगा चौथ और सरदेशमुखी कलेक्ट करने के लिए। एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ एम्बिशियस सरदार्स बिगन टू फ्लॉक हिज साइड। इसीलिए वो और भी ज्यादा जो सपोर्ट था साहू जी को वो बेसिकली मराठा सरदारों से मिलने लगा। इन दी लॉन्ग रन दिस एंडेड अप बिकमिंग अ मेजर वीकनेस टू द मराठा एम्पायर। लॉजिकली स्पीकिंग यही रीजन था जिसकी वजह से पेशवा सबसे पावरफुल हुए थे, बट ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम यही इंटरनल प्रॉब्लम्स का हिस्सा भी बन गया क्योंकि जब भी किसी पर्टिकुलर एरिया को किसी मराठा सरदार को दे दिया जाता था चौथ और सरदेशमुखी कलेक्ट करने के लिए, ओवर द पीरियड ऑफ फ्यू डेकेड्स जब वो मराठा सरदार ज्यादा पावरफुल हो जाता था तो वही इमीडिएटली रिबिलियन भी कर दिया करता था पेशवा अथॉरिटी की तरफ। तो इसकी वजह से मराठास के बीच में एक सेंट्रलाइज्ड यूनिटी बनने की पॉसिबिलिटी खत्म हो रही थी। मतलब कि ये यहां पर नहीं पता चलता है बट आगे जाके देखते हैं कि एक सेंट्रलाइज्ड यूनिफिकेशन फोर्स नहीं क्रिएट हो पाया जिसकी वजह से फिर मराठास की जो पावर थी वो धीरे धीरे डिक्लाइन भी होने लगी। ऑलरेडी द सिस्टम ऑफ वतन एंड दी सरंजम्स had made Maratha Sardar strong, autonomous and the jealous of the central power। ये वतन एंड सरंजम ये बेसिकली मुगल्स के जागीरदारी सिस्टम की तरह है कि एक किसी बड़े मराठा सरदार को एक पूरा का पूरा ज्योग्राफिकल एरिया हैंडल कर दिया जाता है, ये वतन उसको दे दिया जाता है और उसके बाद वो वहां का रेवेन्यू यानी कि चौथ और सरदेशमुखी कलेक्ट करता है और अपने अंडर एक मिलिट्री की एक यूनिट को मैनेज करता है, उसको बेसिकली बना के रखता है और जब भी मराठा सरदार को उसकी जरूरत पड़ेगी किसी बैटल में तो वो उसको सप्लाई कर देता है। नाउ दिस इज इनिशियली पहले तो ये सबसे पहले फायदा है इस बात का क्योंकि जो भी इंडिविजुअल ये चाहेगा वो धीरे धीरे अपनी लॉयल्टी दिखाएगा पेशवा को और छत्रपति को। बट अगर कुछ डेकेड के बारे में बात करें तो दिस पर्सन जो कि ये मराठा सरदार से ये खुद में अपने आप में इतना पावरफुल हो जाएगा कि ये सेंट्रल अथॉरिटी को ही चैलेंज करने लग जाएगा। Now they began to establish their control in the distant lands of the Mughal Empire and gradually थोड़े-थोड़े से autonomous हो गए सारे के सारे मराठा सरदार। तो जितने भी मराठास ओरिजिनल किंगडम्स के आउटसाइड कॉन्क्वेस्ट करते थे वो एक सेंट्रल आर्मी डायरेक्टली जो मराठा किंग या पेशवा कंट्रोल करता है उससे नहीं करते थे, रादर जो इंडिविजुअल ऑटोनोमस मराठा सरदार हैं वो अपनी खुद की आर्मी से बेसिकली कंट्रोल क्या नाम है अटैक करके किसी पर्टिकुलर एरिया को कंट्रोल में कर लेते थे और उसको मराठा एम्पायर का पार्ट बना देते थे।
नाउ ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑफ कॉन्क्वेस्ट ये सरदार कभी कभी जरूरत पड़ने पर एक दूसरे के साथ भी अटैक कर सकते थे। अगर सेंट्रल अथॉरिटी उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते थे तो कभी कभी देखा गया था कि कुछ मराठा सरदार कभी हैदराबाद के निजाम या फिर कभी ब्रिटिशर्स के साथ या कभी मुगल के किसी वाइसरॉय के साथ भी मिलकर कुछ अग्रीमेंट कर लेते थे। नाउ बालाजी विश्वनाथ डाइड इन 1720। इनके बाद ही वाज सक्सीडेड एज द पेशवा बाय हिज 20-year-old सन बाजीराव वन। तो जैसे मैंने बताया कि पेशवा हेरिडिटरी होना नहीं चाहिए था, परंतु इनकी पावर के बाद बालाजी विश्वनाथ के बाद जो नेक्स्ट पेशवा बनते हैं वो उनके ही बेटे बनते हैं, बालाजी राव वन, एंड दिस पोजीशन बेसिकली बिकम्स द हेरिडिटरी। याद रखने के लिए अगर आपको चाहिए बालाजी राव वन, ये इसके ऊपर भी एक मूवी बनी हुई है जिसका नाम है बाजीराव एंड मस्तानी। वो रणवीर सिंह वाली जो पिक्चर है वो बालाजी राव वन के ऊपर बनी हुई है। दिस इज द पेशवा ऑफ द मराठा एम्पायर फ्रॉम 1720 टू 1740। ठीक है, ये 1720 से 1740 तक के पेशवा थे। नाउ इन स्पाइट ऑफ हिज यूथ बाजीराव एक काफी ब्रिलियंट कमांडर और बोल्ड थे। ही वाज द एक्सपोनेंट ऑफ द गुरिल्ला टैक्टिक्स आफ्टर ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द गुरिल्ला टैक्टिक्स आफ्टर शिवाजी। लेड बाय बाजीराव जो मराठास थे वो बड़े सारे से कैंपेन रन करते हैं अगले 2 डेकेड तक, 20 साल तक अगेंस्ट द मुगल एम्पायर। स्पेसिफिकली उनको चाहिए था कि भाई पूरे के पूरे जो भी जितना भी सारा का सारा एरिया है उसका जो चौथ है, उसका जो टैक्स है, उसका कलेक्शन का जो अधिकार है वो मुगल्स को मिल जाए, एंड देन वो एरिया जो है धीरे धीरे वो मराठा किंगडम्स के अंदर ऐड कर लेते थे। बाय 1740 जब तक बाजीराव जी की डेथ होती है, ही वाज एबल टू कंट्रोल मालवा, गुजरात एंड पार्ट्स ऑफ द बुंदेलखंड। नाउ यहीं पर इसी समय में मराठास की अलग अलग जो फैमिली है, गायकवाड़, होलकर, सिंधिया और भोंसले, दे आल्सो केम इनटू द प्रोमिनेंस ड्यूरिंग दिस पीरियड, राइट। बहुत ही सिंपल सी कहानी है। सिंपल सी कहानी ये है कि भाई छत्रपति जो है मराठास के, अब उनके पास नॉमिनल पावर है, ही इज द किंग ऑफ द मराठास, बस एक्चुअल पावर इज बीइंग हेल्ड बाय द पेशवा। पेशवा किस प्रकार से मराठास को कंट्रोल करते हैं? बाय एबिलिटी टू गिव डिफरेंट वतन एंड सरंजमी पावर टू दी अलग टू दी डिफरेंट मराठा सरदार्स जो भी बेसिकली उनको लॉयल्टी दिखाते हैं। नाउ इसी दौरान बाजीराव वन के दौरान अलग अलग बड़े बड़े मराठा सरदार्स पावरफुल बन जाते हैं, एंड देयर आर 5 फैमिलीज व्हिच वी नीड टू रिमेंबर। द फर्स्ट वन इज दिस पेशवा फैमिली। तो ये मराठास की लीडर है। उसके बाद देर इज अ गायकवाड़ फैमिली, देर इज अ होलकर फैमिली, सिंधिया फैमिली एंड भोंसले फैमिली। ये सबके सब मिलके, इन सबके जो छोटे छोटे किंगडम है, ये सब मिलके टुगेदर एक बड़ा मराठा एम्पायर बनाते। नाउ ऑल हिज लाइफ बालाजी वर्क टू कंटेन द निजामुल मुल्क्स पावर इन द डेक्कन। Later on his part also constantly intrigued with the Raja of Kolhapur, Maratha Sardars, Mughal officials to weaken the Peshwa authority। तो जो हैदराबाद के निजाम है वो बेसिकली इनसे मुगल्स को कंट्रोल करने की कोशिश तो करते हैं। 2 बार इनकी बैटल भी हुई थी बाजीराव वन के साथ, दोनों में बेसिकली जो निजाम ऑफ हैदराबाद है वो भाग खड़ा हुआ था और बाजीराव वन की ही जीत हुई थी। 2 met on the battle and निजाम was worsted and was compelled to grant the Marathas the Chauth and Sardeshmukhi of the Deccan provinces also। 1733 में बाजीराव स्टार्टेड अ कैंपेन अगेंस्ट द सिद्दीज ऑफ द जंजीरा एंड इन द एंड उनको बेसिकली भगा भी दिया था। साइमल्टेनियसली उन्होंने पोर्चुगीज के अगेंस्ट भी एक कैंपेन स्टार्ट किया और जो सालसेत और बेसीन है उसको भी कैप्चर कर लिया था। बट पोर्चुगीज का अपना जो छोटे छोटे कुछ पोजेशंस थे वेस्ट कोस्ट पे, इंडिया के वेस्ट कोस्ट पे, यानी कि गोवा और जो दमन एंड दीव और दादरा एंड नगर हवेली है, वो बेसिकली वो कंटिन्यू करते हैं फाइनली टिल दी इंडिपेंडेंस। बट बियॉन्ड दैट जो पोर्चुगीज की छोटे मोटे और जितना भी कुछ एरियाज कंट्रोल था जैसे सेल्सित और बेसीन जो था, उसको बेसिकली बाजीराव वन ने अपने कंट्रोल में ले लिया था, मराठा एम्पायर में मिला लिया था। नाउ बाजीराव जी डाइड इन अप्रैल 1740। नाउ इन 20 साल के अंदर अंदर उन्होंने पूरे के पूरे मराठा स्टेट को चेंज कर दिया था। पहले वो एक छोटे छोटे से किंगडम थे, बट इस समय वो ऑलमोस्ट एक पैन इंडिया एम्पायर बन चुका था। फ्रॉम द किंगडम ऑफ महाराष्ट्र इट हैज बीन ट्रांसफर्ड इनटू एन एम्पायर जो कि पूरे के पूरे नॉर्थ तक यानी कि मुगल एम्पायर तक, दिल्ली तक जाता था। हावेवर उनमें जो पूरा का पूरा एम्पायर था उसकी टेरिटोरियल एक्सपेंशन हो रही थी, लेकिन उसके अंदर कोई एडमिनिस्ट्रेशन का फुल फ्लेजेड नया सिस्टम डेवलप नहीं हो पाया। जो पुराना मुगल्स ने इंट्रोड्यूस कर रखा था वही कंटिन्यू रहता है। द चीफ कंसर्न जो सरदार थे उनका था कि वो रेवेन्यू किस प्रकार से कलेक्ट करते हैं। सिमिलरली यहां पे 1720 से 1740 के बीच में 2 इंपॉर्टेंट चीजें, सेल्सित एंड बसीन, ये वाला जो महाराष्ट्र का एरिया है, दिस इज द एरिया पर्टेनिंग टू बॉम्बे। बॉम्बे के पास का ये एरिया है, इसको बेसिकली बाजीराव वन ने मराठा किंगडम के अंदर मिला लिया था। 1740 के बाद उनके बेटे बालाजी बाजीराव वन, बालाजी बाजीराव, ही बिकम्स द नेक्स्ट पेशवा। इनको हिस्ट्री में बेसिकली नाना साहिब के नाम से भी जाना जाता है। नाना साहिब वाज द पेशवा फ्रॉम 1740 टू 1760। ठीक है, ये भी उतने ही एबल हैं, इसमें भी कोई शक की बात नहीं है। नॉर्म ऑल्सो कॉल्ड एज द नाना साहिब फ्रॉम 1740 टू 1761।
याद रखना, ये इंपॉर्टेंट वाली बात है, 1740 से लेकर 1761 तक। नाउ बालाजी बाजीराव के दौरान किंग साहू की जो मृत्यु होती है वो 1749 में हो जाती है, और उन्होंने अपनी विल में सारी की सारी जो मराठा एम्पायर था वो पेशवा के हैंड्स में रुक जाते हैं। तो फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स बेसिकली पेशवा इज काइंड ऑफ द किंग ऑल्सो। टेक्निकली नॉमिनली किंग किसी और को बोला जाएगा, लेकिन ये इनको पेशवा के पास ही सारी की सारी पावर है। ऑफिस ऑफ पेशवा ऑलरेडी बिकेम हेरिडिटरी एंड पेशवा वाज द डिफेक्टो रूलर ऑफ द स्टेट। नाउ ही बिकेम द ऑफिशियल हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो एंड ही शिफ्टेड द गवर्नमेंट टू पूना, हिज हेडक्वार्टर्स। तो सतारा में जो बेसिकली शिवाजी के डिसेंडेंट्स हैं, जो छत्रपति के डिसेंडेंट है वो रहते हैं, लेकिन अब पेशवा जो है उनका जो मेन बेस है जहां से वो फंक्शन करते हैं, उनकी कोर्ट जहां पे लगती है, उनका जो पैलेस है वो बेसिकली पूना में होगा। बालाजी बाजीराव फॉलोड इन द फुटस्टेप और अपने एम्पायर को एक्सटेंड करते रहे। मराठा आर्मीज का इस समय पूरे के पूरे इंडिया के ऊपर कंट्रोल बन चुका था। मालवा पे था, गुजरात पे था, बुंदेलखंड पे जो पहले उन्होंने बाजीराव वन के समय में कंट्रोल किया था उसको और ज्यादा कंसोलिडेट कर लिया। बंगाल के पास, बंगाल को भी बेसिकली रिपीटेडली इन्वेड किया गया था। 1751 में बंगाल के नवाब से बेसिकली ओडिशा भी मराठा एम्पायर के अंदर इंक्लूड कर लिया गया, राइट। इन द साउथ द स्टेट ऑफ द मैसूर एंड अदर माइनर प्रिंसिपैलिटीज वर आल्सो फोर्स्ड टू पे द ट्रिब्यूट। मतलब कि मराठास के चारों तरफ से जहां पर भी था, दे वर एक्चुअली एक्सपेंडिंग द एम्पायर विद कांस्टेंट बैटल्स। 1760 में जो हैदराबाद के निजाम थे, ही वाज डिफीटेड एट उदगीर एंड वाज कंपेल्ड टू सीड टेरिटरीज यील्डिंग एन एनुअल रेवेन्यू ऑफ द 62 lakhs आल्सो। तो साउथ में उन्होंने बेसिकली मैसूर से भी बेसिकली रेवेन्यू ले रहे हैं, वो निजाम ऑफ हैदराबाद का जो एरिया है उसमें से भी काफी ज्यादा उन्होंने अपने कंट्रोल में कर लिया है। इन नॉर्थ द मराठास सून बिकेम द पावर बिहाइंड द मुगल थ्रोन। नाउ marching through this Gangetic plain and Doab, Rajputana, they reached Delhi, where in 1752 they helped Imad ul Mulk to become the wazir. और ये नया वजीर जो था soon became a puppet in their hand। और दिल्ली के बाद उन्होंने फिर पंजाब और धीरे धीरे उन्होंने पूरे के पूरे वहां से अहमद शाह अब्दाली को भी बेसिकली एक्सपेल करके पंजाब के एरिया को भी अपने कंट्रोल में कर लिया। दिस ब्रॉट देम इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद दिस अहमद शाह अब्दाली हु वंस अगेन मार्च टू इंडिया सेटल अकाउंट विद द पावर। अब जो इतनी सारी सी बातें हैं, मैं इसको एक बार मैप से समझाने की कोशिश करता हूं, तो वी विल एक्चुअली प्रोबेबली होपफुली गेट स्लाइटली मोर क्लियर अंडरस्टैंडिंग। जरा एक बार इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें आप, हाइपोथेटिकली थोड़ा बहुत। लुक एट दिस मैप। ये मराठा एम्पायर है, दिस इज द पीरियड ऑफ द 1751। दिस मैप ये 1751 का मैप है। यहाँ पे स्पेसिफिकली इस एरिया को अंडरस्टैंड करिए, ये हैदराबाद के निज़ाम का एरिया है। तो जो मराठा वाले हैं वो यहाँ से कभी कभी ज़रूरत पड़ने पर निज़ाम के साथ बैटल करते हैं, एंड इन 1752 उदगीर में वो बैटल को डिफीट करके वो बड़ा सारा सा एरिया अपने अंडर कंट्रोल कर लेते हैं, राइट। साइमल्टेनियसली मराठास जो है उनका एम्पायर जो है वो ऑलमोस्ट पूरे के पूरे नॉर्थ तक पहुंच गया है, राइट। दिस इज ऑल्सो रीच नॉर्थ, और ये बंगाल के नवाब से लड़ाई करके इन्होंने ये ओडिशा का जो एरिया है इसको भी मराठा एम्पायर के अंदर इंक्लूड कर लिया। बेसिक है। नाउ द स्टोरी विच द बुक इज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट इज देम कि मराठास एक बार पूरा का पूरा ये रीजन क्रॉस करके दिल्ली पहुंचते हैं स्पेसिफिकली। नाउ इन दिल्ली द वजीर of the Mughal Empire was the Safdarjung। सफदरजंग वजीर हुआ करता था। सफदरजंग इज द पर्सन जो कि अवध और इलाहाबाद का नवाब है, राइट। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन एक बार जरा ध्यान से सुनेंगे और उसके बाद इसको माइंड में बना लेंगे तो ये सारी चीजें समझ में आ जाती हैं। 2-3 बार में आती है कभी कभी, क्योंकि वी नीड टू रिमेंबर ऑल द नेम्स। नाउ पहले सफदरजंग जो है वो कोशिश करता है कि मराठास के सपोर्ट को क्रिएट कर लेता है, मराठास के सपोर्ट उसको मिल जाए। तो वो मराठास को एक ऑफर देता है कि आप मुझे सपोर्ट कीजिए, कभी भी मुगल एम्पायर को अगर जरूरत पड़ती है, मुगल एम्पायर को आर्मी की जरूरत पड़ती है, तो यू विल एक्चुअली सपोर्ट, और हम जरूरत पड़ने पर आपको जो ये पंजाब का एरिया है इसके ऊपर वाला, इसका चौथ और सरदेशमुखी जो है इसके जो रेवेन्यू राइट्स है वो बेसिकली मराठा एम्पायर को दे देंगे। और मराठास जो हैं वो रादर देन टेकिंग हिज डील, सफदरजंग के साथ डील ना करके उसको हटा के इमाद उल मुल्क, चलिए मैं बाद में दिखा दूंगा, वो इमाद उल मुल्क को सपोर्ट करते हैं और उसको बेसिकली वजीर बना देते हैं। तो मुगल एम्पायर का जो वजीर है वो एक प्रकार से बनाया गया है मराठास के द्वारा। तो ऑफिशियली ये वजीर जो है वो बेसिकली मराठास का पपेट बन जाता है। इसके वजीर बनाने के एवज में मराठास प्रॉमिस करते हैं कि दे आर गोइंग टू प्रोटेक्ट द मुगल एम्पायर। वो दिल्ली का जो भी पर्टिकुलर एरिया है, अगर उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल इन्वेजन होता है उसको प्रोटेक्ट करेंगे। एंड साइमल्टेनियसली जब वो यहां पर थे तो वो पंजाब तक जाते हैं,
वो यहाँ पर भी इस जगह एरिया के ऊपर भी डोमिनेट करते हैं। और पिछले कुछ सालों में अहमद शाह अब्दाली ने जो वहाँ पर अपने कुछ-कुछ जनरल्स को या कुछ एरिया को कंट्रोल में कर रहा था, उन सबको बाहर खदेड़ कर रख देते हैं। तो if you try to think about this situation slightly a little bit, the thing is this कि at this moment मराठास जो हैं स्पेसिफिकली पैन इंडिया पावर बन चुके हैं। मुगल एम्पायर का जो वजीर है वो बेसिकली मराठास के कंट्रोल में है। पर मराठास जब यहाँ से अटैक करके गए थे तो उन्होंने राजपूतानाज एरियाज पर भी अटैक किया था, तो राजपूतानाज उनसे खुश नहीं है। ये जो अवध और इलाहाबाद का जो वजीर है, या मतलब पहले वो वजीर था लेकिन कंटिन्यू रहता है वो नवाब, अवध और इलाहाबाद का जो नवाब है वो भी बेसिकली मराठास से बेसिकली थोड़ा सा नाखुश है। एंड अहमद शाह अब्दाली को उन्होंने डायरेक्टली चैलेंज कर दिया है। तो नाउ द सिचुएशन इज दिस कि अहमद शाह अब्दाली बेसिकली अपनी इस हार का बदला लेना चाहता है, तो वो कॉन्स्टेंटली बेसिकली आके दोबारा से एक बार इन्वेड करने की कोशिश करेगा। मुगल्स को प्रोटेक्ट करने का जो अधिकार है वो इस समय मराठास के पास में है, लेकिन मराठास को ना राजपूतानास की तरफ से सपोर्ट मिलने की संभावना है, ना ही बेसिकली अवध के जो नवाब है, अवध और इलाहाबाद के जो नवाब है, एक प्रकार से एक इंपॉर्टेंट ऑफिशियल है मुगल एम्पायर के, उनसे भी बेसिकली किसी का सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो व्हेन अहमद शाह अब्दाली विल अटैक इंडिया या फिर विल अटैक मुगल्स, तो उस समय मराठास को वो चैलेंज जो है वो अकेले सहना पड़ेगा, क्योंकि ना ये सपोर्ट यहाँ से आएगा, ना ही बेसिकली ये सपोर्ट ये यहाँ से आएगा, बिकॉज दीज टू पावर्स आर बेसिकली जेलस ऑफ द मराठास एट दैट टाइम। तो सिमिलरली दिस इज व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस इन द हिस्ट्री। उसके बाद हिस्ट्री में आगे गॉड व्हाई डज दिस डजंट वर्क। मेजर कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है नॉर्थ इंडिया पे अहमद शाह अब्दाली के साथ। तो अहमद शाह अब्दाली अलायंस बनाता है नजीबुद्दौला ऑफ रोहिलखंड एंड द शुजाउद्दौला ऑफ द अवध, दोनों के दोनों जिनको बेसिकली चैलेंज हुआ था मराठा सरदार्स के द्वारा। ठीक, ये शुजाउद्दौला जो है वो सफदरजंग का बेटा है। बेसिकली सफदरजंग के बाद शुजाउद्दौला इस समय नवाब बन गया है अवध का और इलाहाबाद का। नाउ रिकॉग्नाइजिंग द ग्रेट इंपॉर्टेंस ऑफ द कमिंग स्ट्रगल, पेशवा ने एक पावरफुल आर्मी को डिस्पैच किया एट द कमांड ऑफ हिज सन, and his actual command being in the hand of his cousin Sadashiv Rao Rao. This is called as the third battle of Panipat. ये third battle of Panipat है। ठीक है, दिस चैलेंज वाज बीइंग प्रिपेयर्ड कि अहमद शाह जब मराठास की जो रेन है, जो मराठास का जो इन्फ्लुएंस है, जब वो पंजाब के एरिया में पहुंचा तो उनका डायरेक्ट क्लैश हुआ अहमद शाह अब्दाली के साथ। सो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई 1761 में, पानीपत में एग्जैक्टली जो इस समय हरियाणा का शहर है। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में अहमद शाह अब्दाली की आर्मी उस मैदान में मीट करती है मराठास के साथ, जो कि सदाशिव भाऊ के द्वारा काइंड ऑफ लीड की जा रही थी। नाउ द थिंग इज दिस, इंपॉर्टेंट आर्म वाज कंटिंजेंट ऑन यूरोपियन स्टाइल इन्फेंट्री एंड आर्टिलरी, जो कि वाज बीइंग लेड बाय द इब्राहिम खान गर्दी। साथ में ये इब्राहिम खान गर्दी, ये बेसिकली मराठास के एक इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंशियल मिलिट्री लीडर थे। नाउ अब अगर आपको वैसे भी हल्का तो पता ही होगा कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में मराठास की डिफीट हो जाती है और अहमद शाह अब्दाली की जीत हो जाती है स्पेसिफिकली, और सदाशिव भाऊ और जो इंपॉर्टेंट मिलिट्री जनरल्स हैं उनकी डेथ हो जाती है इसी केस के अंदर। मराठास नाउ ट्राई टू फाइंड अलाइज, लेकिन जितने भी जो उनके पॉलिटिकल एम्बिशंस थे, जो भी आजू बाजू के जो राजपूताना के जो स्टेट्स थे, जो कि रोहिलखंड के जो स्टेट्स थे या फिर इलाहाबाद और अवध के जो नवाब थे, वो सारे के सारे उनसे एंटागोनाइज थे। दे हैड इंटरफियर्ड इन द अफेयर्स ऑफ द राजपूताना स्टेट, उनके ऊपर फाइन्स और ट्रिब्यूट्स लगा रखे थे। दे मेड टेरिटोरियल एंड द मॉनेटरी क्लेम्स ओवर द अवध ऑल्सो। साथ ही साथ उनके पंजाब में जो उनके एक्शंस थे, उनसे जो सिख चीफ थे, दे वर ऑल्सो एंग्री फ्रॉम देम। सिमिलरली जो जाट चीफ थे, दे ऑल्सो, उनके ऊपर भी काफी हैवी फाइन्स इम्पोज किए गए थे। दे डिडंट ट्रस्ट देम। तो उनको इस पूरे के पूरे अहमद शाह अब्दाली का जो चैलेंज था, इससे अकेला लड़ना पड़ा विद द वीक सपोर्ट ऑफ द इमाद उल मुल्क, जो कि वजीर था उस समय मुगल्स का। मोरओवर द सीनियर मराठा कमांडर्स कॉन्स्टेंटली बिकर्ड विद ईच अदर। फाइनली ये दोनों की दोनों जो फोर्सेज हैं, अहमद शाह अब्दाली की आर्मी और मराठास की जो आर्मी है, वो पानीपत के बैटल ग्राउंड पर मिलती हैं 14 जनवरी 1761 को। मराठा आर्मी को यहाँ पर डिफीट क्या नाम है सहनी पड़ी थी। इट वॉज कंप्लीटली राउटेड। जो पेशवा के बेटे थे विश्वास राव, उनके जो इंपॉर्टेंट जनरल थे सदाशिव राव भाऊ एंड अदर मिलिट्री मराठा कमांडर्स जो थे, दे पेरिश्ड ऑन द बैटल एंड कम से कम नहीं तो 28,000 से ज्यादा सोल्जर्स को मार दिया गया इस लड़ाई के अंदर। जिनको भी जो वहां से भाग रहे थे, जब भाग इन द सेंस कि बेसिकली जब पानीपत से जो आर्मी रिट्रीट कर रही थी, तो उस समय जो भी बीच में लोकली कहीं पर भी जितने भी ग्रुप्स होते थे, उनको प्लंडर करने का मौका मिला, जैसे कि जाट, अहीर, गुज्जर्स, उन्होंने सारे के सारे उसको
परस्यू करके उन सबको लूट लिया। मोर और लेस पूरी की पूरी मराठा आर्मीज को खत्म कर दिया गया था बैटल ऑफ पानीपत में। नाउ पेशवा जो कि पूना से बेसिकली मार्च कर रहा था आर्मी को सपोर्ट करने के लिए टू रेंडर हेल्प टू हिज कजन, स्टन्ड बाय द ट्रेजिक न्यूज। जब उनको न्यूज मिली तो उनको एक काफी शॉक लगा एंड विद इन द 6 months ऑलरेडी वो पहले से बीमार थे। हिज एंड वाज हेस्टेंड एंड ही डाइड इन द जून 1761। तो यहाँ पर स्पेसिफिकली अगर हम बात करें, बालाजी बाजीराव नाना साहेब जो 1740 से 1761 तक पेशवा थे, ये 1740 में पेशवा बने थे। 1761 में जनवरी में जो पानीपत की लड़ाई में बेसिकली मराठास की डिफीट होती है, तो इसी में पेशवा के जो बेटे हैं और पेशवा के जो कजन है सदाशिवराव भाऊ और बड़े इंपॉर्टेंट मिलिट्री लीडर्स भी हैं, जब उनकी डेथ हो जाती है तो ही गोज इनटू अ शॉक। वो पहले से बीमार थे और वो शॉक की वजह से उनकी 6 महीने के अंदर अंदर डेथ हो जाती है। 1740 से 1761 तक उनका पेशवाशिप रहा था। नाउ मराठास की जो डिफीट थी पानीपत पे, दैट वाज अ डिजास्टर फॉर देम। ठीक है, एक तो सबसे पहले उनकी जो मेन आर्मी की जो क्रीम थी, सारी की सारी जो पॉलिटिकल प्रेस्टीज थी, उसको सफर हुआ। मोस्ट ऑफ ऑल द डिफीट गिव एन अपॉर्चुनिटी टू इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी टू कंसोलिडेट इट पावर इन द बंगाल एंड द साउथ इंडिया। दिस इज द एग्जैक्ट टाइम, ये 1761 का समय है। अभी 4 से 5 साल पहले 1757 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब को बैटल ऑफ प्लासी में डिफीट किया है। नाउ अगर यहाँ पर इत्तेफाक से पानीपत की लड़ाई में मराठास क्या नाम है विक्टोरियस हो जाते हैं, तो दे बिकम एन फार मोर इंपॉर्टेंट सुपीरियर पावर। तो उसके बाद 1764 में जब मुगल एम्परर और अवध के नवाब और बंगाल के नवाब ने ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट बैटल ऑफ बक्सर में लड़ाई की, तो रादर देन मुगल्स एक्चुअली में मराठास की जो आर्मी है प्रोबेबली उनको उस समय लीड करती और मराठास हो सकता है ईस्ट इंडिया कंपनी को अच्छी तरह से डिफीट कर देते। बट सैडली दैट वाज नॉट टू हैपन। तो पानीपत की लड़ाई के बाद क्योंकि मराठास की पूरी आर्मी राउट हो चुकी थी, तो इसका सबसे ज्यादा फायदा मिला ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, क्योंकि उन्होंने फिर बंगाल में अपना जो रूल था उसको पूरा का पूरा कंसोलिडेट कर लिया। नाउ दे कुडंट होल्ड पंजाब ऑल्सो। इसका पानीपत की लड़ाई का अफगानिस्तान को भी कोई खास फायदा नहीं मिला। इसके बाद जो अहमद शाह अब्दाली है उसकी भी आर्मी को काफी ज्यादा डैमेज हुआ था। उसके बाद जो उसके एक्सटर्नल इन्वेजन्स थे उनके भी रुक गए एंड इस दौरान जो भी उन्होंने पंजाब के एरियाज कंट्रोल में किए थे वो उसके अंदर पावर को कंसोलिडेट नहीं कर पाए। रादर इट क्रिएटेड अ पावर वैक्यूम, जिसको बेसिकली बाद में सिख एम्पायर के द्वारा फिल किया गया था। इनफैक्ट द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत डिडंट डिसाइड हु वाज टू रूल इंडिया बट रादर हु वाज नॉट। दिस वाज देयरफॉर क्लियर्ड फॉर द राइज ऑफ द ब्रिटिश पावर इन इंडिया। मतलब कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत की जो हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है वो इस बात की है कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत ये डिसाइड नहीं करती है कि कौन रूल करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत डिसाइड्स द डेस्टिनी ऑफ द मुगल एम्पायर। वहां से मुगल एम्पायर फाउंड होता है। ठीक है, बाबर बेसिकली फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जीतता है तो ही एस्टैब्लिशेस द मुगल एम्पायर इन द इंडिया। तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इस प्रकार से जो मेजर सेमिनल बैटल होती है वो किसी न किसी प्रकार से हिस्ट्री को पूरा का पूरा मोड़ देती है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत की सिग्निफिकेंस ये नहीं बता पाई कि कौन रूल करेगा। इट एक्चुअली एंडेड अप टेलिंग हु विल नॉट, मतलब कि इट विल बी द मराठास हु वुड नॉट बी एक्चुअली कंट्रोलिंग द कंट्री। देन लेटर ऑन दैट स्पेस इज फिल्ड बाय द ब्रिटिशर्स। जैसे ही नाना साहिब की मृत्यु होती है तो उनके 17 साल के बेटे जो होते हैं माधव राव, ही बिकम्स द पेशवा इन 1761। नाउ इनके 10 साल 11 साल की जो पेशवाशिप थी, इसमें एक बार जो मराठास की जो लॉस्ट प्रेस्टीज थी, ही वाज एबल टू कैप्चर इट एट वंस बैक। धीरे धीरे ही वाज अ टैलेंटेड सोल्जर्स एंड स्टेट्समैन एंड ही वाज रिस्टोरिंग द लॉस्ट फॉर्च्यून्स ऑफ द मराठा एम्पायर। इन्होंने अपने समय में बेसिकली हैदराबाद के निजाम को डिफीट किया, हैदर अली को भी कंपेल किया था ट्रिब्यूट पे करने के लिए एंड पूरे के पूरे नॉर्थ इंडिया पे इन्होंने अपना क्या नाम है रिकंसोलिडेट कर लिया था पावर। रोहिल्लास को डिफीट किया था, राजपूत स्टेट्स को अपने कंट्रोल में ले लिया था, जाट चीफ को दोबारा से सबजुगेट कर दिया था। मतलब कि एक प्रकार से देखा जाए तो पानीपत की लड़ाई के बाद देयर वाज अ रीसर्जेंस, देयर वाज अ रिस्टोरेशन ऑफ द मराठा पावर। नाउ 1771 में मराठास ब्रॉट बैक द दिल्ली एम्परर शाह आलम हु हैज नाउ बिकम द पेंशनर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये हमारे अगले वाले चैप्टर की बात है कि 1764 में बैटल ऑफ बक्सर में डिफीट होने के बाद जो मुगल एम्परर शाह आलम II था, ही बिकेम ए पेंशनर। वो बेसिकली इलाहाबाद में अंडर द ब्रिटिश प्रोटेक्शन था, लेकिन 1771 में अंडर द पेशवाशिप ऑफ द माधव राव उसको बेसिकली मुगल एम्परर को इलाहाबाद से दिल्ली ले आया गया था और वो इस समय मुगल्स का पेंशनर बन गया, वो मराठास का पेंशनर बन गया था। नाउ इट अपीयर्ड कि मराठास जो है वो वापस दोबारा से नॉर्थ में असेंड कर रहे हैं और उनकी फुल पावर रिकवर हो जाएगी। पर फेट, there was a blow fell on the Marathas, for the Madhav Rao died of consumption in 1772। 1772 में उनकी मृत्यु हो गई। कंजम्पशन का मतलब होता है ट्यूबरकुलोसिस से। मराठा एम्पायर दोबारा से बेसिकली डिसअरे में हो गया। पूना में फिर दोबारा से एक स्ट्रगल हो गया पावर का बिटवीन दी रघुनाथ राव द यंगर ब्रदर ऑफ बालाजी बाजीराव एंड नारायण राव द यंगर ब्रदर ऑफ माधव राव। Narayan Rao was killed in 1773 and he was succeeded by his posthumous son Savai Madhav Rao. Out of frustration, Raghunath Rao went to the British, tried to capture power, resulted in the first Anglo-Maratha War। क्या हुआ भाई इतनी सारी मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पे पहले एक काम करते हैं, थोड़े से पेज को कर लेते हैं कंप्लीटली वाइट।
लेट्स ट्राई टू डू इट, व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग। एक बार इस क्रोनोलॉजी को, नाम को समझना, रिलेशंस को समझ लो तो समझ आ जाएगा। अब ये बात ध्यान रखिए कि बालाजी बाजीराव इज एन इंपॉर्टेंट पर्सन। बालाजी बाजीराव यानी कि नाना साहेब, ठीक है। ये पेशवा हैं 1740 से 1761 तक। ग्रेट, नॉट अ प्रॉब्लम। जब इनकी डेथ हो जाती है तो इनके बेटे माधवराव पेशवा बन जाते हैं, राइट। इनके बेटे पेशवा बन जाते हैं 1761 से 1772 तक। आर वी गुड टू गो विद दिस? ओके। 1772 में डेथ होने के बाद देयर इज अ पावर स्ट्रगल बिटवीन टू पीपल। किसके बीच में? माधवराव के ब्रदर में, माधवराव के ब्रदर और बालाजी बाजीराव के ब्रदर, इन दोनों के बीच में चैलेंज है। बालाजी बाजीराव के भी एक ब्रदर है और माधवराव के भी ब्रदर है, इन दोनों के बीच में पावर चैलेंज हो जाता है। व्हाट हैपेंस इज दिस कि बालाजी बाजीराव के जो ब्रदर हैं रघुनाथ राव, ही थिंक्स कि अब समय आ चुका है कि मैं पेशवा बन जाऊं। अच्छा, लॉजिकली स्पीकिंग जो पेशवा, क्योंकि हेरिडिटरी है तो पेशवा बनना चाहिए जो बालाजी बाजीराव उनके बेटे हैं, बेटे नहीं तो फिर उनके भाई, तो फिर इनका ब्रदर जो है वो पेशवा राव बनने के लिए लेजिटिमेट पोजीशन पे है, नारायण राव, राइट। दिस पर्सन बिकम्स, ये इनका ब्रदर है और ये बालाजी बाजीराव का ब्रदर है। तो एक प्रकार से चाचा और भतीजा के बीच में इस बात की फाइट है कि कौन बेसिकली वो बनेगा। नाउ इन दिस स्ट्रगल, एज द हिस्ट्री गोज, रघुनाथ राव अपने आप को, नारायण राव पेशवा बनते हैं, लेकिन 1773 में इनको असैसिनेट कर दिया जाता है, तो इनको मर्डर कर दिया जाता है। और यहाँ पे वो बेसिकली जैसे बाहुबली टाइप की जो मूवी की स्टोरी है वो प्रकार से हो जाती है। नारायण राव की डेथ होती है, लेकिन इनकी डेथ के समय में इनकी वाइफ जो थी वो प्रेग्नेंट थी, तो इनकी डेथ के 4-5 महीने के बाद इनकी वाइफ जन्म देती है इनके एयर को। तो एक प्रकार से ऑफिशियली स्पीकिंग, अगर इस समय नारायण राव की डेथ हो गई, असैसिनेशन हो गई है, उनके चाचा के द्वारा ही उनको मरवा दिया गया है, लेकिन अगर उनका कोई बेटा या बच्चा नहीं होता है तो ऑटोमेटिकली रघुनाथ राव ही बेसिकली लीनिएज में चले जाएंगे एंड ही विल बिकम द पेशवा। तो ये अपने आप को पेशवा डिक्लेयर कर देते हैं इनकी डेथ के बाद। परंतु 5-6 महीने के बाद नारायण राव का बेटा पैदा हो जाता है, उसका नाम है सवाई माधवराव। सवाई माधवराव अपने दादाजी के नाम पर, दादाजी माधवराव थे तो ये सवा माधवराव इज 1.25 ऑफ इट, ठीक है, थोड़े से। नाउ दिस व्हाट हैपेंस इज दैट कि जैसे ही सवाई माधवराव का जन्म होता है तो जो मराठा सरदार जो कि लॉयल थे नारायण राव और माधवराव के, वो ऑफिशियली सवाई माधवराव को पेशवा डिक्लेयर कर देते हैं व्हेन ही वाज इन्फेंट। ये 40 दिन के इन्फेंट थे, 40 डेज के इन्फेंट पे, 40 डेज इन्फेंट है, इनको पेशवा डिक्लेयर कर दिया जाता है जो मराठा सरदार लॉयल थे माधवराव और नारायण राव को, राइट। तो ये कौन थे मराठा सरदार? दे वर बीइंग लेड बाय द नाना फडणवीस, नाना फडणवीस। तो नाउ दिस क्रिएट्स अ प्रॉब्लम फॉर द रघुनाथ राव, जो कि ऑफिशियली अपने आप को पेशवा मानते हैं और एक प्रकार से अपने आप को पेशवा डिक्लेयर कर चुके हैं, पर इत्तेफाक से जो ब्लड रिलेशन के हिसाब से देखा जाए तो सवाई माधवराव भी पेशवा है। तो दिस क्रिएट्स अ सिचुएशन। यहां पर रघुनाथ राव जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद लेने के लिए चले जाते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठास के बीच में पहली एंग्लो मराठा वॉर होती है इसी कॉन्टेक्स्ट में, पहली एंग्लो मराठा वॉर होती है इसी कॉन्टेक्स्ट में। गुड टू गो विद दिस सिचुएशन, होपफुली इस मतलब ये आ जाता है, एक दो बार मैप समझ के समझ में आ जाएगा। तो पेशवास पावर, यहां पर यही लिखा हुआ है कि देयर वाज अ पावर स्ट्रगल। इसको एक बार दोबारा से हम देख लेते हैं। ये जो हमने बड़ा छोटा सा पैराग्राफ है, लेकिन इसमें काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन इन्होंने फिल की हुई है। देखिए, देखो, मराठा एम्पायर कंफ्यूजन में था, पूना में स्ट्रगल हो गया। रघुनाथ राव जो कि बालाजी बाजीराव यानी नाना साहेब के छोटे भाई थे, नारायण राव जो कि माधव राव यानी कि 1772 में जिस पेशवा की डेथ हुई है उसके छोटे भाई थे। नाउ नारायण राव वाज किल्ड इन 1773, तो एक साल के अंदर अंदर जो नया पेशवा है उसका मर्डर हो गया है, एंड ही वाज सक्सीडेड बाय हिज पोस्थुमस सन सवाई माधव राव। आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन रघुनाथ राव जो है वो बेसिकली ब्रिटिशर्स के पास जाते हैं एंड ट्राई टू कैप्चर पावर विद देयर हेल्प। दिस रिजल्टेड इन दी फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। बेसिक समझ गए? सो पेशवा की पावर वाज नाउ ऑन द वेन। पूना में कांस्टेंट प्रॉब्लम, कांस्टेंट इशू था। जो सवाई माधवराव यानी कि जो ये अभी छोटा बच्चा है, इसके जो सपोर्टर्स हैं हेडेड बाय द नाना फडणवीस, एंड जो रघुनाथ राव के सपोर्टर्स हैं, इनके बीच में कांस्टेंट पावर स्ट्रगल लगा रहता है। और बड़े बड़े जो सरदार थे वो अपना इसी कॉन्टेक्स्ट में, जब पेशवा के बीच में घर में लड़ाई चल रही है तो अलग अलग जो छोटे छोटे और जो दूसरे मराठा सरदार हैं वो अपने इंडिपेंडेंट पावर बना लेते हैं।
बड़ौदा में गायकवाड़, भोसले में नागपुर, होलकर, इंदौर में, सिंधिया में ग्वालियर, दे वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये मराठा सरदार्स हैं और ये इनका हेड है। जैसे कि गायकवाड़ बड़ौदा से रूल करते थे, भोसले नागपुर से, होलकर इंदौर से, सिंधिया ग्वालियर से। दीज 4, एक तो पेशवा पूना से कर रहे हैं एंड बाकी ये जो 5 है, मैच द फॉलोइंग आ सकता है। एस्टैब्लिश रेगुलर एडमिनिस्ट्रेशन ऑन द पैटर्न ऑफ द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, और इनकी सबकी अपनी अपनी इंडिपेंडेंट सेपरेट आर्मी होती थी। देयर अलायंस टू द पेशवा बिकेम मोर एंड मोर नॉमिनल। देयर अलीजियंस, पेशवा को बेसिकली लीडर मानते हैं, लेकिन अब वो धीरे धीरे थोड़ा सा और सिंबॉलिक हो गया है। वो इंडिपेंडेंट अपने स्टेट बनाने के सपने देखते हैं, इंडिपेंडेंट इतने ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं। दे ज्वाइंड अपोजिंग फैक्शंस एट द पूना, इंट्रीग्ड विद द एनिमीज ऑफ द मराठा एम्पायर। तो ऐसा अब कभी जब हिस्ट्री में पढ़ेंगे हम आगे, तो कोई किसी से भी फाइट कर सकता है। अमंग्स द मराठा रूलर्स इन द नॉर्थ में अगर देखा जाए तो महदजी सिंधिया जो थे वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ही वॉज एबल टू क्रिएट एन आर्मी विद द हेल्प ऑफ द फ्रेंच ऑफिशियल्स, और पूरा का पूरा शाह आलम II के ऊपर भी उन्होंने, मुगल एम्पर के ऊपर 1784 में जाके कंप्लीटली कंट्रोल कर लिया था। ये वही शाह आलम II है जिसको इलाहाबाद से 1771 में जो माधव राव है वो बेसिकली इलाहाबाद से छुटा के इसको बेसिकली दिल्ली लेके आया था। Now from emperor he secured the appointment of the Peshwa as the emperor's deputy नायब मुनायब on the condition कि महदजी would act on the behalf of the Peshwa। तो मुगल एम्परर है शाह आलम II। अब इसके पास कोई पावर नहीं है, कोई टेरिटोरियल एरिया क्लेम नहीं करता है, पर इसके पास बस लीगल लेजिटिमेसी है। तो ये पेशवा को बना लेता है द डेप्यूटी ऑफ द मुगल एम्पायर, एक प्रकार से जिसको कहते हैं नायब ए मुनायब। बट इनके नाम पे पेशवा एक्चुअली में यहां पे काम नहीं करेगा, उसका एक्चुअली में महदजी सिंधिया जो हैं वो बेसिकली एक्ट किया करेंगे। महदजी सिंधिया जो हैं, ही वुड बी द पर्सन हु वुड बी एक्टिंग ऑन हिज बिहाफ, एक प्रकार से। ही स्पेंट हिज एनर्जीज इंट्रीगिंग अगेंस्ट द नाना फडनिस एंड ही वाज अ बिटर एनिमी ऑफ होलकर ऑफ द इंदौर आल्सो, उनके साथ लड़ाई रहती थी। ही डाइड इन 1794। ये और नाना फडनिस जो थे, जिनकी नाना फडनिस जी की डेथ 1800 में होती है, वर द लास्ट ऑफ द ग्रेट सोल्जर्स एंड स्टेटमेंट्स, जिन्होंने मराठा पावर को सबसे ज्यादा हाइट तक पहुंचाया। और जो ये सवाई माधवराव है, ये बच्चा जो कि 40 दिन के जो कि 40 दिन के अंदर अंदर बेसिकली वो बन गया था, इसकी डेथ होती है 1795 में। 20 साल का था, सुसाइड कर लेता है। नाना फडनिस जो है, इनकी डेथ होती है 1800 में। साइमल्टेनियसली यहाँ पर महदजी सिंधिया, वन ऑफ द अगेंस्ट इंपॉर्टेंट मराठा लीडर्स, जो कि 1784 में शाह आलम से इस बात का अग्रीमेंट करा लेते हैं कि जो पेशवा होगा वो एक प्रकार से मराठास मुगल्स का डेप्यूटी होगा। पेशवा को डेप्यूटी बना लेते हैं, बट फंक्शन वो करेंगे अपने ही मर्जी से, महदजी सिंधिया के बेसिस पर ही वो काम करेंगे। सवाद माधवराव डाइड इन 1795, वाज सक्सीडेड बाय द अटरली वर्थलेस बाजीराव II, सन ऑफ द रघुनाथ राव। तो जो ये रघुनाथ राव स्पेसिफिकली स्टार्टिंग से राजा बनने की, पेशवा बनने की कोशिश कर रहा था, तब से जब सवाई माधवराव की डेथ हो जाती है तो इसका बेटा जो है बाजीराव II, ही बिकम्स द पेशवा। फाइनली ही वाज एबल टू सक्सीड बाजीराव II। तो बाजीराव I इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ द मराठा लीडर्स, ठीक है। उन्होंने बेसिकली मराठा एम्पायर को बेसिकली पूरा एक्सपेंड करके किंगडम से एम्पायर में बदल दिया। लेकिन बाजीराव II जो है, दिस इज द, इसके ही टाइम में जो है वो मराठा एम्पायर कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है इन 1803। नाउ ब्रिटिश डिवाइडेड दिस म्यूचुअली वॉरिंग मराठा सरदार्स डिप्लोमेसी के साथ और ओवरपावर कर लिया इन सेपरेट बैटल्स ड्यूरिंग द सेकंड एंग्लो मराठा वॉर फ्रॉम 1803 टू 1805। और थर्ड मराठा एंग्लो वॉर में 1816 से 1819 के बीच में कंप्लीटली उन्होंने इनको डिस्ट्रॉय कर दिया। दूसरे जो मराठा सरदार थे, दे वर रिमेन एज सब्सिडरी, द हाउस ऑफ पेशवा वाज बेसिकली एक्सटिंक्ट। अब मैं इसका थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूं कि ब्रिटिशर्स की और मराठास के बीच में 3 वॉर हुई थी, जिसको एंग्लो मराठा वॉर्स कहा जाता है, ठीक है, एंग्लो मराठा वॉर्स। द फर्स्ट वन हैपेंड इन 1775, 1775 में पहली एंग्लो मराठा वॉर हुई थी, क्योंकि जो रघुनाथ राव है वो बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी का सपोर्ट लेके पेशवा बनना चाहता था। दूसरे वाली जो एंग्लो मराठा वॉर हुई है, जो 1803 से लेके 1805 में हुई है। एंड द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हैपेंड इन 1818। 1818 में जो लोकल मराठा सरदार थे, जैसे कि सिंधिया, गायकवाड़ या होलकर, इनको तो बेसिकली कंटिन्यू करने दिया गया था, बट एज ए सब्सिडरी अलायंस विद द ब्रिटिशर्स। लेकिन जो पेशवा का जो हाउस था उसको कंप्लीटली एक्सटिंग्विश कर दिया गया था, वो कंटिन्यू नहीं कर पाए। Thus the Maratha dream of controlling the Mughal Empire and establishing their own empire basically could not be realized. This was basically क्यों? क्योंकि मराठा एम्पायर जो था वो सिमिलर जो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन था उसी को बेसिकली फॉलो करता था, तो दे एक्चुअली हैड द सेम वीकनेसेस जो कि मुगल एम्पायर में थी। मराठा सरदार मुगल चीफ की तरह ही थे, मुगल नोबल्स के ही थे। जैसे कि सरंजीवी सिस्टम वाज सिंपल टू लाइक सिमिलर टू द सिस्टम ऑफ द जागीरदारी सिस्टम ऑफ द मुगल्स।
तो लॉन्ग जब तक एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी होती, जब तक म्यूचुअल कोऑपरेशन की जरूरत थी, तब तक तो बेसिकली लूज यूनियन बना रहता था। बट जैसे ही मौका मिलता था अपनी ऑटोनॉमी और अपनी अथॉरिटी को असर्ट करने का मौका, सो दे यूज्ड टू बेसिकली रिबेल अगेंस्ट ईच अदर। अगर एनीथिंग दे वर इवन लेस डिसिप्लिन्ड, नॉर डिड द मराठा सरदार्स ट्राई टू डेवलप अ न्यू इकोनॉमी। वही रेवेन्यू का सिस्टम चलता रहा जो कि मुगल्स के समय में चलता था। दे फेल्ड टू एनकरेज साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ट्रेड और इंडस्ट्री में भी बेसिकली कुछ ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया। लाइक द मुगल्स, द मराठा रूलर्स वर मेनली इंटरेस्टेड इन रेजिंग रेवेन्यू फ्रॉम द पेजेंट्री। फॉर एग्जाम्पल, दे कलेक्टेड हाफ ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एज टैक्स। कभी कभी हिस्ट्री में जब ऐसे लिखा आता है ना कि यार एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का आधा टैक्स पे चला जाता था, तो मुझे लगता है कि द बुक इज बेसिकली ट्राइंग टू से कि इतना ज्यादा टैक्स क्यों लग रहा है। बट टुडे ऑल्सो इतना ही टैक्स, 50% टैक्स तो आज भी गवर्नमेंट लगा रही है। क्या हम अभी भी आजाद? ऐड हो जाता। Unlike the Mughals, they failed to give the sound administration also, and they couldn't aspire the Indian people to any higher degree of loyalty than the Mughals. The only way Marathas could have stood up to rising British power was to have transformed their state into a modern state, but that was sadly not to happen. ये जो हमारा एनसीईआरटी है, इसके दो चैप्टर हैं, ठीक है। इस वाली किताब के ये जो पहले दो चैप्टर है, द फर्स्ट चैप्टर इज टाइटल्ड एज द डिक्लाइन ऑफ द मुगल्स, द सेकंड चैप्टर इज कॉल्ड एज द राइज ऑफ द रीजनल स्टेट। इसी चैप्टर के अंदर एक लास्ट वाला सेक्शन है विच टेल्स अबाउट द सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द पीपल। मतलब कि देखो, हमारा मेन पर्पस क्या था? हमारा पर्पस है 1700 से लेके 1950s तक बेसिकली अंडरस्टैंड करना। 1950 तक के इतिहास को, इसी को मॉडर्न हिस्ट्री कहते हैं ना। सबसे पहले 1700 से लेके अभी तक हमने जो जनरली इतिहास पढ़ा है, दैट इज पर्टेनिंग टू 1750, 1700 लेके से 1750 तक का। यस, हमने इसके अंदर मैसूर और मराठास का भी पढ़ा है। मराठास का जो इतिहास था वो 1750 से लेके 1800 तक का भी थोड़ा थोड़ा सा इसके अंदर इंक्लूड है, राइट। तो जो ये 18th सेंचुरी है, जनरली स्पीकिंग, इसके अंदर सोशल और इकोनॉमिक कंडीशंस क्या थी? सोशल और इकोनॉमिक कंडीशंस एंड स्पेसिफिकली समथिंग रिलेटेड टू आर्ट एंड कल्चर ऑफ दिस टाइम। तो इसके लिए पूरी मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर एक ही सेक्शन है, एक ही चैप्टर, एक ही कुछ क्या नाम है, 3-4 पेजेस दिए गए हैं। दैट आर दोज पेजेस, ये वाले जो पेजेस स्पेसिफिकली मैं आपको दिखाता हूँ, विच टेल्स अबाउट द सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द पीपल। इसके अलावा नहीं है। जो नेक्स्ट वाली है 19th सेंचुरी और जो फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी है, उसके बारे में तो हमारी किताबों में अलग से खूब डिटेल डिस्कशन है, क्योंकि ड्यूरिंग दैट टाइम ब्रिटिशर्स वर रूलिंग, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड द इकोनॉमिक एंड द सोशल कंडीशंस ऑफ दैट टाइम। बट यहाँ पे 18th सेंचुरी का सिर्फ और सिर्फ पूरी किताब के अंदर यही वाला सेक्शन दिया हुआ है। अगेन, इसके अंदर बहुत ज्यादा चीजें नहीं है, मोटा मोटी। इट विल टेल यू अबाउट कि भाई उस समय एजुकेशन के क्या हाल थे, राइट, व्हाट वाज द पार्ट ऑफ द एजुकेशन। बहुत अच्छी एजुकेशन नहीं थी। साइंस कैसा था? एजुकेशन कंप्लीटली नेग्लेक्ट नहीं किए थे, बट जनरली डिफेक्टिव थी, ठीक है। उसके बाद सोशल और कल्चरल लाइफ में क्या हाल थे? कास्ट एक सेंट्रल फीचर था लाइफ का, मुस्लिम्स भी डिवाइडेड थे। उसके बाद कल्चरली इंडिया एग्जॉस्ट हो चुकी थी ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी। सो प्राइमरली एक जस्ट जजमेंट है कि एजुकेशन के क्या हाल थे, कास्ट किस प्रकार से फंक्शन करती थी, और आर्ट एंड कल्चर में उस समय किस किस प्रकार की डेवलपमेंट हुई थी। छोटा सा सेक्शन है।